ओके। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को हम रोज की तरह ध्यान से डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए पूरे सेशन को ध्यान से एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करेंगे। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर। वहां से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। 12 दिसंबर के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने, ध्यान से देखिए। किस भारतीय को 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 में एक इंडियन को भी दिया गया। ये इंडियन है बहुत ही फेमस व्यक्ति माधव गॉडगिल। देखिए, पहले तो ये समझिए कि अवार्ड देता कौन है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। अब अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस अवार्ड को प्रदान कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को या ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जा सकता है जिसने एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए काम किया हो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया हो, है ना, संरक्षण के लिए काम किया हो। तो ऐसे व्यक्ति को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। तो माधव गॉडगिल एक इंडियन है जिन्हें 2024 में यूएनईपी के इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक रेफरेंस क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा दिया जाता है ना। ये क्वेश्चन यहां पर देखिए, रेफरेंस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यह है माधव गॉडगिल जिन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से 2024 में सम्मानित किया गया। पूरी डिटेल देखेंगे, यह भी जानेंगे कि कितने लोगों को दिया गया एक्चुअल में। तो देता कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी शॉर्ट में इसे कहा जाता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड प्रदान करता है हर साल। 2024 में ये जो अवार्ड है ना, एक इंडियन माधव गॉडगिल, इनको मिलाकर 6 लोगों को दिया गया है, या फिर 6 लोगों में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको यह अवार्ड दिया गया। तो टोटल 6 लोगों को हम ऐसा ही बोलेंगे कि टोटल 6 लोगों को 2024 में दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। एक इंडियन माधव गॉडगिल। 5 लोग या ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से? तो सबसे पहले हैं एमी बोवर्स, कैलिफोर्निया की रहने वाली है, ठीक है, यूएसए में, जिन्होंने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए काम किया है, नदी को बचाने के लिए। जो उनका नॉलेज है, जो साइंस है और कानून का सहारा लेकर कहीं ना कहीं इन्होंने रिवर्स के संरक्षण के लिए काम किया। गैब्रियल पाउन, ठीक है, ये रोमानिया के हैं, जिन्होंने पेड़ों की जो अवैध कटाई होती है ना, उसको रोकने के लिए अपने देश में काम किया। तो इन्हें भी दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। इसके अलावा लू क्वी, चाइना के, ठीक है, तो इनको भी रेगिस्तान को हरियाली में बदलने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए हैं, इसके लिए 2024 में अवार्ड दिया गया। फिर सेकेम फाउंडेशन, इजिप्ट का एक फाउंडेशन है जिसको दिया गया है रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, उसकी जो भूमि है उसको खेती लायक बनाने के लिए इन्होंने काफी अच्छा काम किया है इस फाउंडेशन ने, जो कि मिस्र का नॉर्मली फाउंडेशन है। तो इसे भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सोनिया गुजाजारा, ठीक है, ब्राजील से बिलोंग करती है, बहुत ही फेमस इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। जलवायु संकट से लड़ने के लिए, आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किए ना, पूरा वर्ल्ड इससे कहीं ना कहीं सोनिया को जानता है। सोनिया गुजाजारा, ठीक है, ब्राजील से है, जिन्हें दिया गया है अवार्ड 2024 में। माधव गॉडगिल ये है इंडियन जिनकी हम बात कर रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में इन्हें यह अवार्ड दिया गया। माधव गॉडगिल ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। माधव गॉडगिल बहुत ही फेमस व्यक्ति है, ठीक है। तो यूएनईपी ने भारत के माधव गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया। 6 लोग हैं, एक है इंडियन माधव गॉडगिल, ठीक है। देखिए,
यह जो अवार्ड है ना माधव गाडगिल को, भारत का जो वेस्टर्न घाट एरिया है वहां पर जो जैव विविधता हॉट स्पॉट का जो एरिया है वहां पर उसके संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया है माधव गाडगिल ने। महाराष्ट्र राज्य से ही ये बिलोंग करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने जो काम किए ना, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 1981 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया था। और पद्मश्री अवार्ड के अलावा पद्म भूषण भी माधव गाडगिल को दिया जा चुका है 2006 में। और अब दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी के द्वारा। भारत सरकार ने माधव गाडगिल की अध्यक्षता में ही 2010 में पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक गाडगिल कमेटी का गठन किया था। ठीक है, पश्चिमी घाट आपको पता है जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो पश्चिमी घाट का एरिया है, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण में केरल तक फैला हुआ है, एक पर्वतीय क्षेत्र। यूनेस्को के द्वारा 2012 में पश्चिमी घाट के अलग अलग 39 प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो इसके संरक्षण के लिए माधव गाडगिल ने काम किया है, जिसके लिए यूएनईपी के द्वारा इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अवार्ड यूएनईपी देता है। इन्वायरमेंटल किसी भी एक्टिविस्ट या ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जा सकता है और शुरुआत की गई थी 2005 में। ठीक है, तो बेसिक जितने भी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं वो आपके इजीली क्लियर हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से सुना होगा। आगे आएंगे। फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो महिला फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, आपको पता है फीफा फुटबॉल के ही टूर्नामेंट होते हैं। तो फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2027 में आयोजित किया जाने वाला है ब्राजील में। कहां पर? ब्राजील, दक्षिण अमेरिकी देश। 2023 की भी मेजबानी एग्जाम में पूछी गई थी, 2020 की एग्जाम में। तो अब 2027 में मेजबानी कौन करेगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, फीफा ने अनाउंस किया है कि जो महिला फीफा वर्ल्ड कप होगा 2027 में, उसका आयोजन ब्राजील में 24 जून से लेकर 25 जुलाई तक 2027 में किया जाएगा। इस बार जो 2027 में आयोजन किया जाएगा महिला फीफा वर्ल्ड कप का, वो 10th एडिशन होने वाला है और टोटल 32 टीमें ब्राजील में यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। कितनी? 32। 10th एडिशन 2027 में आयोजन कहां पर? ब्राजील। ठीक है, आपको पता है फीफा विमेंस जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है 4 साल में आयोजित किया जाता है फीफा के द्वारा। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 1991 में। नवा एडिशन लास्ट ईयर 2023 में खेला गया था। होस्ट कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहां पर फाइनल जीता था स्पेन ने, और स्पेन की जो विमेन फुटबॉल टीम है, पहला टाइटल है इनका महिला फीफा वर्ल्ड कप का। 2023 में स्पेन ने जीता था फाइनल में इंग्लैंड को हराकर। तो 9th एडिशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो गया, और अब 10th एडिशन कहां आयोजित किया जाएगा? 2027 में। तो यह आयोजित किया जाएगा ब्राजील। डन। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आप सभी को। तो आप सभी के लिए आज देखिए हिस्ट्री अवेलेबल है। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की एग्जाम की या सेंट्रल में यूपीएससी की, तो आप सिविल सर्विसेज के लिए कंप्लीट हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वनडे की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंडियन हिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वनडे के एग्जाम में नॉर्मली इंडियन हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दोनों ही जो बैच हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको हर टॉपिक के आपके कोर्स के अंदर ही मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी वहां पर लगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीनों ही कोर्सेज की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। रिकॉर्डेड बैच है, ध्यान से लिंक पर क्लिक करके आप अवेल कीजिएगा। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर रोज मैं आपको नीचे देता हूं, वहां पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद कर देगी। ठीक है, डायरेक्ट अवेल कर लीजिएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया?
तो आपको पता है सीरिया, जो कि हमें भूमध्य सागर के किनारे देखने को मिलता है, एक देश है सीरिया, है ना, एशिया के पश्चिम में। तो सीरिया में हाल ही में एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है, और ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोहम्मद अल बशीर अंसर्टी। आज सीरिया में अभी कुछ समय से गृह युद्ध के हालात हैं, ठीक है। वहां के जो सीरियाई विद्रोही हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद सीरिया के जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, इन्होंने अपना देश छोड़ दिया था। जैसे महबूबा मुफ्ती को महबूबा मुफ्ती बोल रहा हूं, शेख हसीना को बांग्लादेश से जैसे अपना देश छोड़कर जाना पड़ा था, वैसे ही सीरिया के जो प्रेसिडेंट है बशर अल असद, इन्होंने अपना देश छोड़ दिया क्योंकि विद्रोही मार डालते, ठीक है। इस विद्रोह में सीरियाई विद्रोहियों का समर्थन किया था मोहम्मद अल बशीर ने। तो मोहम्मद अल बशीर को ही जो अंतरिम सरकार है उसमें हाल ही में एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। सीरिया की अगर हम यहां पर कैजुअली बात करते हैं तो देखिए मैप पर देखेंगे तो यह है पश्चिमी एशिया, ठीक है। पश्चिम एशिया में सीरिया की अगर हम बाउंड्री की बात करें तो उत्तर में तुर्की है, पूर्व में इराक, दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो जॉर्डन इसकी बाउंड्री से टच होता है, और इजराइल और लेबनान, छोटे छोटे यहां पर आपको देश देखने को मिलेंगे। तो ये 5 देश ऐसे हैं जो कि सीरिया से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। और सीरिया के पश्चिम में देखते हैं बिल्कुल तो इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी से भी लगती, ठीक है। इसकी कैपिटल है दमिश्क। हाल ही में सीरिया के नए एक्टिंग पीएम के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो यह है मोहम्मद अल बशीर। निम्न में से किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल अवार्ड 2023 का अवार्ड है, अब अनाउंस किया गया है, अब दिया गया है। तो जेसी डेनियल अवार्ड 2023 की हम यहां पर बात करते हैं तो यह दिया गया शाजी एंड करुण को, शाजी एंड करुण जिन्हें दिया गया है जेसी डेनियल अवार्ड 2023, ठीक है। ओके, तो पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है जब ये किसी अन्य ईयर का, ईयर शायद यहां पे गलत प्रिंट हो गया है, ये किसी और ईयर का जेसी डेनियल अवार्ड हमसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन आता है जेसी डेनियल अवार्ड से, आपको याद रखना चाहिए। तो हाल ही में देखिए जेसी डेनियल अवार्ड की बात करें तो शाजी एंड करुण को दिया गया है। कौन है इसकी बात करें तो फिल्म सिनेमेटोग्राफर हैं और एक डायरेक्टर हैं, मलयालम सिनेमा के बहुत ही फेमस चेहरे हैं। 7 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है इन्हें इनकी फिल्मों के लिए। समझ सकते हैं आप कितने फेमस है ना। एक डायरेक्टर होंगे मलयालम सिनेमा के जिन्हें हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया केरल से बिलोंग करते हैं, मलयालम सिनेमा में काफी ज्यादा इन्होंने योगदान दिया, काफी अच्छा इनका योगदान रहा। 7 बार नेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अब देखिए यहां पर सबसे ज्यादा जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा ना वो जेसी डेनियल पुरस्कार है कि ये देता कौन है। तो जेसी डेनियल अवार्ड केरल गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जाता है, केरल सरकार के द्वारा। ऐसे किसी भी डायरेक्टर या व्यक्ति को जिन्होंने मलयालम सिनेमा में अपना योगदान दिया। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी केरल गवर्नमेंट के द्वारा, 1992 में। 2022 में यह टीवी रामचंद्रन को दिया जा चुका है 2022 के लिए, और अब 2023 के लिए दिया गया किसे, तो यह दिया गया है मलयालम फिल्म के एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर शाजी एंड करुण को। आगे आइए, नेग्रोस द्वीप पर माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ। माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी कहां पर स्थित है या फिर नेग्रोस द्वीप किस देश का द्वीप है? तो माउंट कैनलॉन समय समय पर इसमें हमें विस्फोट देखने को मिलता ही है। कुछ समय पहले भी हमने इसको डिस्कस किया होगा, 2-3 महीने पहले। तो माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी तो सुर्खियों में रहता है, तो हमको याद करना पड़ेगा। ये जिस नेग्रोस द्वीप पर स्थित है ना, नेग्रोस आइलैंड पर, वो फिलीपींस का एक आइलैंड है। तो नेग्रोस आइलैंड पर स्थित माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिलीपींस का एक वॉल्केनो है माउंट कैनलॉन। लगभग 87,000 लोगों को विस्थापित किया गया है
माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण। फिलीपींस की बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ना, एक द्वीपों पर बसा हुआ एक देश है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, जिसकी कैपिटल है मनीला। और माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी हमें फिलीपींस में देखने को मिलता है। अगर हम मैप पर लोकेशन देखेंगे तो हमको यह देखने को मिलेगा पर्टिकुलर फिलीपींस का एरिया। ठीक है, कुछ और वर्ल्ड के जो वॉल्केनोस काफी सुर्खियों में रहते हैं या एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एक माउंट वेसुवियस इटली में स्थित एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना भी काफी सुर्खियों में रहता है, ये भी इटली में स्थित है। माउंट फूजी जापान का ज्वालामुखी है। माउंट सेंट हेलेंस की बात करें तो यूएसए में देखने को मिलता है। और क्राकाटोआ वोल्केनो देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। इसके अलावा इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है एग्जाम में, बेरन द्वीप, अंडमान निकोबार पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इंडिया का बेरन द्वीप। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। दिसंबर 2024 में भारत सरकार द्वारा राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी की अगर हम बात करते हैं तो ये अपॉइंट किए गए हैं अजय सेठ। कौन अपॉइंट किए गए? अजय सेठ। अजय सेठ संजय मल्होत्रा के स्थान पर अपॉइंट हुए, क्योंकि संजय मल्होत्रा हाल ही में आरबीआई के नए गवर्नर बने। ठीक है, तो राजस्व सचिव, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई सर वित्त मंत्री से ही क्वेश्चन आता है, नहीं, राजस्व सचिव या रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है उनसे भी कभी कभी एसएससी स्पेशली क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना। देखिए, जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है सेंट्रल कैबिनेट की, उसने अजय सेठ को हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। मतलब अतिरिक्त प्रभार है राजस्व सचिव के रूप में अजय सेठ के पास। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी है। ठीक है, किसके स्थान पर नियुक्ति की गई? तो अभी मैंने आपको बताया कि संजय मल्होत्रा के स्थान पर इन्हें अपॉइंट किया गया है, क्योंकि हाल ही में संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। यहां पर रेवेन्यू सेक्रेटरी को हमें समझना पड़ेगा कि यह पोस्ट क्या है जिस पर नियुक्त किए गए हैं अजय सेठ। रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है ना, आपको नाम से समझ में आना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक पद है। ठीक है, राजस्व सचिव फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। एक तो रेवेन्यू मैनेजमेंट का काम इनका होता है, टैक्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने का काम रेवेन्यू सेक्रेटरी का होता है ना, राजस्व सचिव का होता है। और इसके अलावा जो भी प्रशासनिक मामले होते हैं राजस्व या करों से संबंधित, उन सभी का संचालन भी राजस्व सचिव के द्वारा किया जाता है। हाल ही में राजस्व सचिव या रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? अजय सेठ को। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास अवार्ड कैटेगरी में किस राज्य की ग्राम पंचायत मान्या चिवाड़ी को बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड प्रदान किया गया? थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, अवार्ड भी काफी सारे हैं, पर यहां पर जो बेस्ट ग्राम पंचायत है ना, उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आंसर लेते हैं पहले, फिर हम डिटेल समझेंगे। तो मान्या चिवाड़ी जो एक ग्राम पंचायत है ना, ये है महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र में। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की पंचायत मान्या चिवाड़ी को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है। देता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 11 दिसंबर को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 प्रदान की। पंचायत, ब्लॉक पंचायत, इन्हें अवार्ड दिया जाता है। ऑल ओवर पंचायती राज के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 5 कैटेगरी में 45 नेशनल पंचायत अवार्ड दिए गए। 45। ठीक है, अब पूरे 45 तो याद नहीं कर पाएंगे ना, तो पहले देखते हैं 5 कैटेगरी कौन सी। तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास अवार्ड पहली कैटेगरी। क्वेश्चन में जो थी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास अवार्ड। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत अवार्ड और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार 2024। 5 कैटेगरी। सारी कैटेगरी के सारे अवार्ड हम याद नहीं रख पाएंगे, तो पीडीएफ में देख लेना। मैं आपको बता देता हूं जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास अवार्ड में बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सी? तो गरीबी उन्मूलन को हटाने के लिए किसी भी पंचायत ने अगर अच्छा काम किया हो,
वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया हो, है ना, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अच्छा काम किया हो, बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, XYZ, किसी भी तरीके से अगर किसी पंचायत ने अच्छा काम किया है तो उसे अवार्ड दिए जा सकते हैं उन पंचायत को प्रोत्साहित करने के लिए। 45 नेशनल पंचायत अवार्ड दिए गए। जो बेस्ट ग्राम पंचायत है ना, उसका नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया मान्या चिवाड़ी को। सतारा जिले में महाराष्ट्र में स्थित एक ग्राम पंचायत है। सारी मेंशन कर दिए मैंने, एक बार आप देख सकते हो, पीडीएफ ले लेना एप्लीकेशन से तो उसमें देख लेना, ठीक है। इसके अलावा 3 और कैटेगरी के अवार्ड भी मैंने आपको बताए हैं। 4 कैटेगरी बताइए, वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा तो नानाजी देशमुख को पढ़ लेना, ठीक है। दिसंबर 2024 में रविंद्र महतो किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए? रविंद्र महतो की बात करें तो ये झारखंड राज्य की विधानसभा अध्यक्ष हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं। झारखंड में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे ना, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे ज्यादा सीटें आई थी। हेमंत सोरेन सीएम बने झारखंड के। अब झारखंड में जो नई विधानसभा है ना, उसमें अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही सदस्य रविंद्र महतो, ठीक है। पहली बार 2020 में ये झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बने थे और अब इन्होंने कंटिन्यू किया है, मतलब लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति है झारखंड में। कौन? रविंद्र महतो, ठीक है। आपको पता है अभी झारखंड में जो नई विधानसभा आई थी तो उसमें प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी को अपॉइंट किया गया था, इनके बारे में हमने बात की थी। अब परमानेंट विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रविंद्र महतो झारखंड में। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? हर साल इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को। आंसर सी, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ठीक है। उद्देश्य आपको समझ में आना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों का संरक्षण करना, पर्वतीय क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में लोगों को अवेयर करना, और जो पर्वतीय निवासी है, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों पर रहते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए उनके विकास के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल माउंटेन डे को मनाए जाने का। 11 दिसंबर को मनाया जाता है। पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी में, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। 2024 की थीम की बात करें तो माउंटेन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन, एडेप्टेशन एंड यूथ। 2024 में इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम है। उद्देश्य बता चुका हूं, पर्वतीय समुदाय की जरूरतों को दिखाना, उनकी केयर करना, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में अवेयरनेस लाना और पर्वतीय क्षेत्रों का संरक्षण किया जाना इंटरनेशनल माउंटेन डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य। यूनाइटेड नेशन के द्वारा सबसे पहली बार इस ईयर को 2003 में घोषित किया गया था। 2003 से यह मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, याद रहेगा, ठीक है। आंसर हमने ले लिया था। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से घटाकर कितने परसेंट किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने भारत का पहले 2025 का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% लगाया था ना, उसे घटाकर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अब 6.5% कर दिया। कितना परसेंट? 6.5%, ठीक है। पहले जब अनुमान आया था एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% इसने दिया था, और अब जो डेटा जारी किया है उसमें 6.5% इसने अनुमान लगाया, घटा दिया है। 2026 के लिए भी जो पहले इसने 7.2% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया था, उसे घटाकर 7% किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ रही है, भारत में हाउसिंग डिमांड में कमी आ रही है, तो इस आधार पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो घटाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, भारत में एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, आर्थिक विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, ठीक है। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी, 1966 में।
हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में स्थित है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के पद पर मसात्सुगु असाकावा है। ठीक है, ये रहेंगे फरवरी 2025 तक। नए एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। ये चुने गए हैं मसातो कांडा, हमने इनकी बात की थी। लेकिन ये पद धारण करेंगे कब? जब फरवरी 2025 में मसात्सुगु असाकावा का कार्यकाल खत्म होगा तब फिर बनेंगे कौन? मसातो कांडा। ठीक है, तो यहां पर 12 दिसंबर के सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने समझे, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को समझा। लास्ट डे के रिवीजन पर आ जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कल का? दिसंबर 2024 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में कौन अपॉइंट किए गए? कौन है भाई? संजय मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन ह्यूमन राइट डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 10 दिसंबर। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा का निधन हो गया? तो ये कर्नाटक के फॉर्मर सीएम रहे हैं एस.एम. कृष्णा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। निम्न में से किसने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो आरेना सवालेका, बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 के लिए किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह है क्या? पोलराइजेशन, आंसर ए। वर्ष 2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह है मिशेल बैचलेट। भारत के किस मंदिर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह है अभय सहायेश्वरन मंदिर, आंसर बी। दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है राहुल नार्वेकर। हाल ही में संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए नोटिस दिया गया है? तो यह आर्टिकल है 67 का सब क्लॉज बी। सिपरी की टॉप 100 आर्म्ड प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनी इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी HAL इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है? तो यह है 43 नंबर पर। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, रिवाइज कर लिया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। मराठा साम्राज्य के सबसे पहले पेशवा कौन थे? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। किस एक्ट के माध्यम से राज्य और केंद्र का बजट अलग अलग किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके माध्यम से राज्य और केंद्र का बजट पहली बार अलग अलग किया गया था, सेपरेट। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने। भारत में पहली बार किस वर्ष परमाणु परीक्षण किया गया था और इसे कोड वर्ड क्या नाम दिया गया था, यह भी बताना। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सेकेंड क्वेश्चन। और अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओजोन डे कब मनाया जाता है? यह भी कमेंट कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।